अबिका, जो कि स्वभाव से काफ़ी गंभीर और पढ़ी लिखी लड़की है, अपने परिवार में सबसे छोटी होने के कारण उसे घर वालों का पूरा प्यार मिला और सपोर्ट भी। वह जो करना चाहती थी, यानी आत्मनिर्भर बनना, वह कर पाई। उसे उसके मनचाहे संगठन, जो कि एक सरकारी संस्था है, में पर्सनल सेक्रेटरी यानी निजी सचिव की जॉब मिल गई। चूँकि उसके पिता खुद सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए उसे बस एक ही धुन सवार थी कि उसे भी ऐसा ही करना है। पढ़ाई पूरी करते हुए और तैयारी करने में ज़्यादा समय न लगने के कारण उसे जल्दी सफलता हाथ लग गई और उसका चयन सरकारी पद पर निजी सचिव के रूप में हो गया। क्योंकि वह एक मेहनती लड़की थी, इसलिए उसे सफलता तो सरकारी पद पर पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन वह उसके मन की नहीं थी। उसने जब अपनी दूसरी नौकरी ज्वाइन की तो वह शहर के बाहर की थी और रहने के लिए वो अकेले शहर के बाहर वह पहली बार गई थी। उसकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह पर थी जहाँ रहने खाने की सभी जगह एक ही सीमित क्षेत्र में मिल जानी थी, लेकिन वह क्षेत्र बहुत बड़ा था और कर्मचारियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। वह जगह प्राकृतिक रूप से वाकई बहुत सुंदर थी। चारों ओर बड़े बड़े घने जंगल से पेड़, और अगर बारिश हो जाए तो क्या बात है। उस संगठन में उसकी पहली पोस्टिंग एक ऐसे व्यक्ति, जो कि उम्र में बड़े या कहूँ कि वृद्ध के साथ मिली, जिसके लिए उसे कहा गया था कि वह आपके पिता के समान है और आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर है। लेकिन दुर्भाग्य है, वह व्यक्ति सच में खुद को उसका कंट्रोलिंग का मतलब उसकी लाइफ पर कंट्रोल समझने लगा था। इसलिए उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कड़ाई करना, बात बेबात उसे डांटना, देर शाम तक ऑफिस में रोकना, अपने साथ निकलने के लिए प्रेशर करना आदि चीज़ें करने लगा था, जिसके कारण वह घर से दूर और इस परिवेश में और ज़्यादा उदास रहने लगी थी। लेकिन अच्छा ये था कि उसकी उदासी ज़्यादा दिन तक उसके साथ रहने वाली नहीं थी। एक सुबह जब अबिका ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि नए ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है, जो कि संगठन के हाई कमान का पद संभालेंगे। सभी लोग उन्हीं के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसके भी कंट्रोलिंग ऑफिसर, जिनसे वह त्रस्त हो चुकी थी, वह मन ही मन चाहने लगी थी कि मेरी पोस्टिंग यहाँ से चेंज करके नए ऑफिसर के साथ हो जाती तो कम से कम इन महोदय से मुझे निजात मिल जाती। उस दिन अबिका बाकी दिनों से थोड़ी अलग लग रही थी। जैसा कि उसे ट्राउज़र और इन करके शर्ट और उस पर कोट पहनने की आदत थी, उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो उस पर वाकई फब रही थी। हाथ में एक साइड बैग और आंखों पर पावर का चश्मा, एक पफ के साथ पोनीटेल चोटी और आंखों में हल्का सा काजल, यह सब उसे वाकई में परफेक्ट पीएस बना रहे थे। पोस्टिंग को सोचते सोचते अभी वो अपनी सीट पर बैठी ही थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा ही हो चुका है और उसे अभी तक किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया है। जल्दी उसे कॉल आई कि आपका पोस्टिंग ऑर्डर निकल गया है और आप आकर अपना लेटर ले लें। जब उसने लेटर रिसीव किया तो उसे लगा जैसे उसकी मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। जैसा उसने सोचा था वो पूरा हो गया। वह मुस्कुराने लगी। उस ऑफिसर के बारे में उसे बस इतनी सी बात पता थी कि वह उसी शहर से है जहाँ से वह खुद थी। उसके साथ के सहकर्मी उसे बधाई देने लगे कि आपको तो उस बुढ़े खूसर से मुक्ति मिल गई, अब जाइए रिपोर्ट कीजिए अपने नए ऑफिसर को। उसने सबसे पहले अपना बैग उठाया और वहाँ के सिस्टम से अपना डेटा कॉपी किया और डाउनलोड्स डिलीट करके नई जगह पर अपनी सीट ले ली और केबिन के बाहर लगे नाम धीरज कुमार श्रीवास्तव IRSS को ध्यान से पढ़ा। अब तक काफ़ी लोग आकर उनसे मिलकर उन्हें बधाई देकर जा चुके थे और उनके टेबल पर काफ़ी मालाएं और मिठाई के डिब्बे पड़े हुए थे। केबिन में एंट्री से पहले उसने नॉक किया और पूछा, मे आई कम इन सर। लड़की की आवाज़ सुनकर धीरज ने, जो कि अभी ये नहीं जानता था कि सामने उसकी पीएस खड़ी है, जवाब देता है यस। अबिका ने बड़ी ही फुर्ती से एंट्री मारी और अपना परिचय दिया। सर, मैं आपकी नई पीएस, मुझे आपको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। धीरज ने उसे एक नज़र देखते हुए कहा, नाम और कहाँ से हैं आप? अबिका, चूँकि खुद को हमेशा परफेक्ट साबित करना चाहती थी, उसने तुरंत उत्तर दिया, अबिका गुप्ता सर, आपके शहर से। और इतना कहकर उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। धीरज को उसका यह अंदाज़ पसंद आया। धीरज ने उसे बैठने को कहा और उससे पूछा, काम तो आपको पता ही होगा आपका? जी सर, आपकी पर्सनल फाइल बनानी है, आपका मेटल पास इशू कराना है, टेलीफोन डायरेक्टरी, TC केस
इतना बोलते बोलते ही धीरज को हंसी आ गई और उसने कहा, बस बस अविका। चूँकि उसने एक ही सांस में सारे काम बताने की कोशिश की, जो कि संभव नहीं था, वह रुक गई और फिर बोल पड़ी, लेकिन सर। धीरज ने तभी मुस्कुराते हुए कहा, आई नो आपको काम आता है, और जो नहीं आएगा वो मैं करवा लूँगा। अविका ने हाँ में सर हिलाकर कहा, थैंक यू सर। धीरज के चेहरे पर अभी भी मुस्कान बनी हुई थी और अविका ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने कहीं कोई गलती की है या कुछ हंसी का पात्र हो गई है, जिसके उसके ऑफिसर मुस्कुरा रहे हैं। उसने पूछा, तो मैं जाऊं सर? धीरज ने हाँ में सिर हिला दिया। अविका के जाने के बाद भी धीरज काफ़ी देर तक मुस्कुराता रहा और खुद से बड़बड़ाया, लगता है काम रट कर आई है ये लड़की। धीरज ने मुस्कुराते हुए ही प्यून को बुलाया और टेबल साफ करने को कहा। इधर अविका से मिलने के बाद जहाँ धीरज जब तक उसे सोचकर मुस्कुरा रहा था, वही लंच में रूम में जाकर अविका धीरज को सोचकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे धीरज का मुस्कुराना परेशान कर रहा था, जैसे उसने कोई पागलों वाली हरकत कर दी हो। अविका धीरज के बारे में सोचने लगी। औसत से लंबा इंसान, चौड़े कंधे, सुंदर कदकाठी, भरा हुआ शरीर और चेहरा, उस पर यह गोरा सा रंग। जैसे वह अपने लिए जीवन साथी की कल्पना करती थी, ठीक वैसा ही व्यक्तित्व उसके सामने उसके बॉस के रूम में ऑफिस में बैठा था। इतना सोचकर वो जैसे ही इस जीवन साथी वाली सोच से बाहर आई, उसने खुद को सर पर चपत लगाई और बड़बड़ाई, कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही तू अविका? टाइम से लंच करके वह ऑफिस चली आई। लंच से आकर उसने बैठे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बेल बजी और ग्रुप डी ने आकर कहा, मैम साहब बुला रहे हैं। अविका सोच ही रही थी कि काम कहाँ से शुरू करें, तभी बॉस ने यानी धीरज सर ने उसे कुछ डिटेल पकड़ाते हुए कहा, मेरी डीएससी अपडेट करवा लीजिए और मेरी पोस्टिंग ऑर्डर की कॉपी लेकर एक कॉपी अपने पास रख लीजिए और एक मुझे भी दे दीजिए। इतना कहकर धीरज अविका को देखकर फिर मुस्कुराने लगा। अविका ने जरा सी नज़र नीचे की और जी सर कहकर तुरंत केबिन से निकल गई। अविका जो परफेक्ट पीएस कहलाना चाहती थी, इसलिए चाहती थी कि उसका सारा काम तुरंत हो जाए और बिल्कुल परफेक्ट हो, ताकि उसके बॉस को कुछ कहना ना पड़े। ऑफिस की ऑर्डर कॉपी लेकर वह डिटेल अपडेट करवाने के लिए देकर वह चली आई और ऑर्डर की कॉपी देकर कहा, सर डीएससी भी कल तक अपडेट हो जाएगी। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसके कानों में आवाज़ आई, अविका। उसने मुड़कर कहा, जी सर। धीरज बैठिए। धीरज जो कि काम को सर पर चढ़ाकर नहीं बैठता था और काफ़ी मजाकिया अंदाज का व्यक्तित्व है उसका, उसने तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, आप चाय पियेंगी? अविका को लग चुका था कि वह उसे फॉर्मल से फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अविका भी कहाँ चूकने वाली थी, उसने तपाक से जवाब दिया, पिला दीजिए सर। धीरज ने बेल बजाई और तुरंत ही ग्रुप डी को 2 चाय लाने के लिए कहा। जब तक चाय आती तब तक अविका ने सोचा, चलो कुछ काम की बातें कर लेते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें पूछ लूँ आगे के लिए। धीरज अभी मोबाइल में लगा हुआ था। जैसे ही अविका बोलती, सर, धीरज ने कहा, अविका। दोनों की आवाज़ एक साथ निकली और दोनों मुस्कुराने लगे। तभी धीरज ने मुस्कुराते हुए पूछा, अविका, आपको ऐसे यहाँ ट्रेंड किया गया है कि जाते ही सर को बता देना कि मुझे ये सारे काम आते हैं और जो नहीं आते वो आप देख लेना, या ये आपका अपना अंदाज़ था? इतना कहते ही धीरज हंस दिया। धीरज की बातें सुनकर और उसकी स्माइल जो कि अलग ही निराली थी, उसमें अविका कहीं खो गई। जब धीरज ने फिर से उसे आवाज़ दी, अविका। अविका जो कि खुद की बातों की धनी थी, उसने कहा, जी सर। धीरज ने कहा, आपने बताया नहीं? तभी धीरज को अविका का एक गंभीर स्वर सुनाई दिया। उसने बड़े ही साफ लहजे में कहा, असल में सर क्या है ना कि हाँ, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन यहाँ अभी तक किसी अधिकारी ने ये तक कभी नहीं पूछा कि आप किस स्थिति से गुजर रही हैं या कोई परेशानी है। इसलिए मैंने खुद को ऐसा ही बना लिया है, बस काम समय पर पूरा हो जाए, इतना काफ़ी है। ऑफिस के पहले ही दिन शाम होते होते धीरज को अविका का 2 रूप देखने को मिल गया था। उसने अविका की बात सुनी तो उसे उसकी बातें बड़ी गंभीर लगीं और साथ ही साथ एक दर्द कहीं छुपकर झांक रहा था उसके अंदर से। केबिन के दरवाजे पर नॉक हुई और चाय आ गई। केबिन के अंदर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। प्यून ने चाय रखी और चला गया। तभी धीरज ने गंभीर होते हुए कहा, देखिए, मेरे काम करने का अंदाज ज़रा अलग है।
मर के काम करना मुझे पसंद नहीं है। मानता हूँ कि काम का प्रेशर है, लेकिन मर के काम करने का कोई मतलब नहीं है। आपको कोई भी तकलीफ़ है, परेशानी है या कोई प्रेशर है, आप मुझसे बेहिचक कह सकती हैं। धीरज की बात खत्म होते ही उसने तुरंत थैंक यू सर कहा। धीरज ने भी उसे चाय पीने के लिए कहा। चाय लीजिए, और फिर से अपनी शरारती मुस्कान से मुस्कुराने लगा। धीरज की यह मुस्कान कहीं न कहीं अविका के दिल में मिश्री सी मिठास घोल रही थी और साथ ही उसे छेड़ने वाले अंदाज में परेशान कर रही थी। उसे लगा जैसे चलो किसी समझने वाले व्यक्ति से पाला पड़ा है। तभी धीरज ने अविका को सोच से बाहर आने के लिए फिर से आवाज़ लगाई। अविका। अविका ने कहा, जी सर, आप मेरा नंबर ले लीजिए और अपना नंबर दे दीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अविका ने तुरंत ही धीरज का मोबाइल बड़े ही हक से उठाया और लॉक खोलने के लिए इशारा किया। धीरज ने मुस्कुराकर लॉक खोल दिया। उसने बड़े ही अंदाज में अपना नंबर डायल में डालकर छोड़ दिया। तभी धीरज ने डायल को कॉल कर दिया और इधर अविका के मोबाइल की स्क्रीन जलने लगी। अविका ने चाय ख़त्म की और मोबाइल पर नंबर सेव करने लगी। अविका की एक आदत अच्छी थी, काम खत्म बात खत्म। वह तुरंत ही चेयर से उठी और बाहर निकल गई और धीरज उसके अंदाज से प्रभावित अब भी उसे जाते देखकर मुस्कुरा रहा था। अविका के बाहर आने पर पीएस की कैबिन में बैठे और सहकर्मियों ने कहा, भाई आते आते पार्टी हो रही है, मैडम को साहब चाय पिला रहे हैं। अविका मुस्कुरा दी। उसने कहा, जाइए आप भी पी लीजिए, सर आपको भी पिला देंगे। दूसरे सहकर्मी ने तुरंत कहा, लो भाई, अभी आए सर को एक दिन ही हुआ है। उनके पक्ष में अविका की वकालत शुरू हो गई। इतना कहकर सभी हंसने लगे और अविका काफ़ी देर तक कुछ और ही सोचकर मुस्कुराती रही। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और एक हफ्ता हो गया अविका को धीरज के साथ काम करते। अब एक बात तो अच्छी हो गई थी कि वह काम ज़बरदस्ती नहीं कर रही थी और उसे देर तक ऑफिस में रुकने और बॉस के साथ जाने जैसा कोई प्रेशर नहीं था। अब वह अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती थी। वैसे तो वो अपने काम काफ़ी अच्छे से जानती थी, लेकिन उसे कभी भी ऑफिस में बेपरवाही करना बर्दाश्त नहीं था। उसने कैबिन में एंट्री करने से पहले नॉक किया और जाते ही पूछा, सर आपके मेल में चेक करके प्रिंट कर दिया करूं या आप खुद देखेंगे? धीरज ने एक बॉस की तरह कहा, मेल आप ही चेक करिए, लेकिन मेरे सिस्टम पर यहीं बैठकर। अब अविका ने ऊपर देखते हुए कहा, यार ये कहाँ फंसा दिया इन्होंने मुझे। वैसे मैं बाहर जल्दी करती ये काम। उसने जी सर कह के सीट ली और मेल आईडी जो कि पहले से खुली थी स्क्रॉल करना शुरू किया। उसे जो मेल ज़रूरी लगा उसने प्रिंट मारा और अपने ऑफिसर को पकड़ा दिया। धीरज न केवल शकल और पर्सनालिटी से सुंदर था, बल्कि उसका ड्रेसिंग सेंस और कलेक्शन भी कमाल का था। अविका ने जब मेल की प्रिंट उठाई तो वह धीरज की सीट से पीछे थी, जहाँ से उसे भीनी भीनी सी मनमोहक खुशबू आ रही थी परफ्यूम की। कहीं ना कहीं धीरज का आकर्षक व्यक्तित्व अविका को अपनी ओर खींच रहा था, जिससे अविका बार बार इनकार कर रही थी। यहाँ तक कि जो लड़की कभी खुद तैयार नहीं होती थी, खुद को आईने में देखती नहीं थी, वह अब तैयार होने लगी थी। खुद को आईने में देखना, बालों को संभालना या उन्हें खुला छोड़ देना और अपनी ड्रेस पर खास ध्यान देना, ये अविका के तब के लक्षण थे जब से धीरज उसका बॉस बनकर आया था। अविका जब तब मुस्कुराने लगी और उसे मुस्कुराते देखकर कोई ना कोई उसे छेड़ देता। कभी वह मुस्कुरा देती, कभी चिढ़ जाने की नौटंकी करती, जैसे वह इन सब से कोसों दूर रहना चाहती हो। लेकिन एक बात तो थी, वह कहीं ना कहीं धीरज को पसंद करने लगी थी। एक दिन काम करते करते शाम के 6:30 हो गए और धीरज घड़ी में टाइम देख रहा था कि यह लड़की काम के प्रति कितनी तन्मयता रखती है। उसने अविका से धीरे से पूछा, अविका आज घर नहीं जाना? अविका ने सिस्टम पर टाइम देखा तो मुस्कुराकर कहा, कोई नया नहीं है सर मेरे लिए। फिर उसने बुझे मन से कहा, जो पहले ऑफिसर थे उनकी ऐसी ही अजीबोगरीब शर्तों से मैं फेडअप हो गई थी। धीरज ने तुरंत पूछा, जैसे? उसने तुरंत बड़ी ही बेबाकी से पहले जोड़ा, सर मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन उनका मुझे देर शाम तक कार्यालय रोकना, मेरी पर्सनल चीज़ों पर कमेंट करना और अपने साथ ऑफिस से निकलने के लिए प्रेशर करना, ये बातें समझ नहीं आती थीं। उसे कतई नहीं पता था कि उसकी बातें धीरज को कहीं ना कहीं चुभ रही थीं और वह यह सोच रहा था कि कितना झेला है इसने। यही नहीं, ऑफिसर होने के नाते धीरज इन बातों को इतनी गंभीरता से लेगा।
काम खत्म करके अविका घर निकलने को थी तो धीरज ने उसे आवाज़ दी। अविका। अविका ने पलट कर कहा, जी सर। धीरज ने पूछा, देर ज़्यादा हो गई है, अगर आप माइंड नहीं करेंगी तो आपको क्वार्टर तक ऑफिशियली गाड़ी से छोड़ दूं। अविका ने तुरंत कहा, नहीं सर थैंक यू, मैं अपनी स्कूटी से आती हूँ, चली जाऊँगी। इतना कहकर वो बड़ी ही तेज़ी से स्टैंड के पास पहुँची और गाड़ी लेकर निकल गई। धीरज उसे जाते हुए देखते रहा, फिर खुद भी ड्राइवर को कॉल किया और क्वार्टर चला गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर अविका अपने काम में लग गई, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि अभी उसकी कल की कही बात पर अमल होना बाकी था। जैसे ही वह केबिन के पास पहुंची नॉक करने के लिए, उसे केबिन से धीरज सर को किसी के डांटने की आवाज़ आ रही थी। उसने अंदर जाना उचित नहीं समझा और वापस आकर सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद शांति होने पर ग्रुप डी ने आकर बताया, मैडम सर आपके पहले वाले बॉस को फटकार लगा रहे थे। उन्होंने बीते दिनों जो आपके साथ व्यवहार किया उसके लिए। अविका अवाक सी हो गई सुनकर। उसके केबिन में बैठे लोगों में से किसी ने पूछा, क्या भाई आप शिकायत कर दी बॉस से, अपने पहले बॉस की? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने मुझसे पूछा था देर नहीं हो रही तो मैंने बस पहले की 2-4 बात बता दी। उसका नतीजा आज ये निकलेगा मैं नहीं जानती थी। इतना सब होने के बाद अविका न जाने क्यों रूम में जाना नहीं चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। आखिर कुछ देर बाद बॉस ने खुद ही अविका को बुला लिया और अविका ने एंट्री ली। अविका ने जैसे ही धीरज से कहा, सर आप सर को डांट रहे थे, धीरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अविका को भी डांटने के लहजे में कहा, ऐसा मैंने कोई आपके लिए एहसान नहीं किया। लोगों को अपनी औकात और सीमा पता होनी ही चाहिए। इतनी बातों के साथ धीरज का ये कहना कि आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। यह सुनकर अविका का चेहरा उतर गया, जिसे देखते ही धीरज समझ गया कि उसने कुछ ज़्यादा बोल दिया। धीरज को अभी अंदाज़ा नहीं था कि अविका ने तो किसी के बारे में कुछ नहीं बताया, ख़ास तौर पर उस बॉस के बारे में जिसके खिलाफ वो रिटन कंप्लेंट कर चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर बता दिया तो कहीं बेचारे उसके ऊपर कोई पहाड़ी ना गिर पड़े। अविका शांत सी खड़ी थी और इंतज़ार कर रही थी कि धीरज कोई काम कहे और वो जाए वहाँ से। धीरज ने खुद ही शांत होते हुए उसे बैठने के लिए कहा और फिर अपनी शरारत वाली मुस्कान से मुस्कुरा दिया। इधर अविका मन ही मन खींच रही थी और उस पर से उसका मुस्कुराना। इतने से अविका चिढ़ गई, लेकिन करती भी तो क्या, बिना कुछ बोले बैठ गई और डेली रूटीन का काम करने लगी। अविका अपने में मस्त रहने वाली लड़की थी। उसे दुनियादारी से कभी कोई मतलब नहीं रहता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है और क्या बातें करता है। अपने काम से काम रखना और उनके साथ मौज मस्ती करना, जिन्हें वो अपना दोस्त मानती, और इस फहरिस्त में एक ही नाम आता, वो था शिखा, जो कि उसी के साथ पोस्टेड थी लेकिन दूसरी ब्रांच में। अविका का शिखा से बस इसलिए दोस्ताना था क्योंकि वह भी उसी की तरह थी मस्त मौला और दीन दुनिया से बेखबर। लोग उन दोनों को बेबाक और खड़ूस कहते क्योंकि दोनों ही ऐसी थीं कि अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के कहती, सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा। एक दिन केबिन में बैठे लोगों में से किसी ने कहा, अविका मैडम एक बात बताएं आपको। अविका ने हामी भरी तो उसने कहा, नई दुल्हन किचन में काम कम करती है, चूड़ी ज़्यादा खनकती हैं, वाली कहावत सुनी है आपने? अविका ने ना समझने की सूरत में शक्ल बना ली तो उन्होंने कहा, अरे भाई आपके ऑफिसर के बारे में कह रहे हैं, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। एक बात और, अभी आपके सिर्फ कुछ बात कहने पर बॉस पर इतना भड़के, इससे पहले कि आपके ऑफिसर को कोई और बताए नई दुल्हन की बातें, आप खुद जाकर बता दीजिए कि उसकी आपने रिटन में कंप्लेंट की थी। नहीं तो कहीं उसने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। सलाह के रूप में कही गई ये बात कि अपने बॉस के बारे में उसे पूरी बात धीरज को बता देनी चाहिए। उसे सही लगी। उसने सोचा सही समय और मूड देखकर वह धीरज को पूरी बात बता देगी। अविका को एक बात का भरोसा धीरज के ऊपर होने लगा था कि वह दिल का और नीयत का अच्छा इंसान है और उसके साथ काम करने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वक्त बीतने के साथ उसका यह भरोसा और बढ़ता गया। एक दिन काम करते करते उसने धीरज से कहा, सर आपको कुछ बताना था।
धीरज, जो कि मोबाइल में लगा हुआ था, उसने मोबाइल रखकर सुनना बेहतर समझा, लेकिन उसने मजाक में, जो कि उसका स्वाभाविक नेचर था, उसने कहा, कहीं आप मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाली हैं या आपका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है। शाम का वक्त और बाहर का नज़ारा बिल्कुल सुहाना। मौसम भी बातों के मुताबिक जैसे खुद को ढाल रहा हो। अबिका के चेहरे पर शर्म की सुर्ख होती लाली के साथ मुस्कान आ गई, जिसे उसने छिपाना ही बेहतर समझा, और हंसते हुए बोली, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। धीरज, माफ़ कीजिएगा, आपको बुरा तो नहीं लगा? एक्चुअली मेरा नेचर ही ऐसा है। हाँ, तो आप कुछ कह रही थीं? अबिका ने बड़े हक से कहा। सर, पहले आप प्रॉमिस कीजिए आप नाराज़ नहीं होंगे और किसी को भी डांटेंगे नहीं। धीरज फिर मुस्कुराने लगा और हंसकर बोला, अच्छा बताइए, नहीं डांटूंगा मैं अब किसी को। सर, आपको बताना ये था कि कल जिन सर को आप डांट रहे थे, एक्चुअली उनके अंडर में काम करते हुए बात बहुत बढ़ गई थी। धीरज ने इतना सुनते ही पूछा, मतलब क्या हुआ था? आप पूरी बात बताइए मुझे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने फिर बड़े ही विश्वास के साथ रिटेन कंप्लेन वाली पूरी बात अपने बॉस को बता दी, और उससे जुड़े कमेटी मेंबर और सारा कुछ जो भी उसने झेला था। धीरज अबिका की ओर इस प्रश्न के आशय की निगाह से देख रहा था कि वह ये सब बात उसे अब क्यों बता रही है। तभी अबिका ने कहा, मैं जानती हूँ आपको ये लग रहा है कि मैं आपको ये सब बातें अभी क्यों बता रही हूँ। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि आपको मेरे बारे में कोई भी बात किसी और से पता चले, वो भी कितना सच, इतना पता नहीं। धीरज ने तुरंत ही तसल्ली दिलाते हुए अबिका से एक बड़े होने की हैसियत से भरोसा दिलाया कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ अबिका, कि किसी की भी बात पर भरोसा कर लूँ। आई नो कि आपने बहुत कुछ झेला है और यकीन मानिए अब आगे नहीं झेलना पड़ेगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ। अबिका ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, यार मुझे भी ले चलना अपने साथ जहाँ जाना। धीरज ने बात सुन तो ली थी, जैसे उसके कान बहुत तेज हैं। उसने कन्फर्म करते हुए कहा, आपने कुछ कहा भी का? उसे लगा कि कहीं इन्होंने सुन तो नहीं लिया। उसने तुरंत कहा, नहीं सर, कुछ भी नहीं। इतनी सीरियस बातें हो चुकी थीं जिसका धीरज आदी नहीं था, और अबिका जो खुद को बदलने लगी थी, उसने माहौल बदलने के लिए कहा, सर चाय मंगवा दूँ आपके लिए? धीरज ने नज़र ऊपर करते हुए बड़ी परवाह से कहा, अगर आप भी पिएंगी तो पी लूँगा। धीरज ने प्यून को बुलाया और कहा, 2 कॉफ़ी बनाओ। उसने फिर अबिका को देखकर पूछा, कॉफ़ी? अबिका मुस्कुरा दी और नज़रों से हाँ में सिर हिला दिया। उसे मुस्कुराता देख धीरज भी मुस्कुराने लगा। अब उन दोनों के बीच की बातें ऑफिस में बॉस और कर्मचारी से थोड़ी ऊपर उठकर कन्फर्ट होने लगी थीं। यदि 2 अनजान व्यक्ति एक दूसरे के साथ कुछ खुशी के पल बिताने लगें तो उसके पीछे पहली जो कॉमन बात होती है वो होता है विश्वास। और कहीं ना कहीं धीरज अबिका पर विश्वास करने लगा था, और अबिका उसके विश्वास पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करने लगी थी। जैसा कि अबिका का स्वभाव था कि उसे दीन दुनिया उसके पीछे क्या कहती है उसे कोई मतलब नहीं था। वही काम उसने अपने नए बॉस के साथ भी रखा। हाँ, अबिका खूबसूरत थी, लेकिन स्वभाव की अक्कड़ होने की वजह से ज़्यादा लोग उसे पसंद नहीं करते थे। इधर धीरज, जो अबिका के आगे बस दिखाना नहीं चाहता था कि वह उसे पसंद करता है, अपने घर वालों को ये बात बता चुका था कि वह किसी को पसंद करता है, और इस कारण उसके घर के लोग उसकी शादी की बात कहीं और करना बंद कर दें। चूँकि जिस जगह पर अबिका की पोस्टिंग थी वह किसी शहर से दूर एक टाउन जैसा बसाया गया था, जिससे अबिका को अपने पसंद के कपड़े और सामान नहीं मिलते थे। उसके लिए या तो उसे कोई 100 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता था, या फिर घर जाने पर ही वह अपनी शॉपिंग करती। एक दिन छुट्टी के दिन उसने अकेले ही जाकर कुछ शॉपिंग करने की सोची और टाउन से बाहर आकर बस का इंतज़ार करने लगी। इधर उसी दिन धीरज को किसी पर्सनल काम से वहीं जाना था जहां शॉपिंग करने का मन अबिका ने बना रखा था। चूँकि धीरज अपनी गाड़ी से ट्रैवल करता था, आज संजोग से गाड़ी भी खुद ही चला रहा था और वह लखनऊ ही जा रहा था। वह जैसे ही टाउन के गेट से निकला, उसने देखा अबिका अपना छोटा सा बैग पीठ पर टांगे मोबाइल पर उंगलियां घुमाती हुई खड़ी है। धीरज ने वजह पूछना ज़रूरी समझा और उसे पता चला कि वह अकेले ही शॉपिंग करने लखनऊ जा रही है, जो कि यहाँ से कोई 100 किलोमीटर पर है, और इसी कारण वह बस का इंतज़ार कर रही है।
धीरज जो कि चाहता था कि उसे अबिका के साथ समय बिताने को मिले, जिससे वह अबिका को बेहतर तरीके से जान सके, उसने अबिका से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी लखनऊ ही जा रहा हूँ। आप चाहें तो आप जहाँ कहें मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। अबिका, जो कि खुद भी चाहती थी कि धीरज उसे नोटिस करें, लेकिन उसने फॉर्मल होते हुए कहा, अरे नहीं सर, मैं बस से चली जाऊँगी। इस बार बारी धीरज की थी। उसने भी बड़े हक से कहा, फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है अबिका, गाड़ी में बैठिए। और इस बार अबिका मान गई और गाड़ी में बैठ गई। अबिका, जिसे जीन्स पहनना हमेशा से पसंद था, उसने डार्क ब्लू कलर की नैरो जीन्स और ऊपर से वाइट शॉर्ट कुर्ती पहन रखी थी। उस पर से खुले लंबे बाल और हमेशा की तरह आंखों में हल्का सा काजल और हल्की सी पिंक लिपस्टिक। गाड़ी चलाते हुए भी धीरज अबिका को चोर नज़र से यानी कनखियों से देख ही ले रहा था। मौसम दोनों के मिलने से सुहाना हो गया था। यह वजह कुछ और ही हो, लेकिन बादल भी उनके मिलने का जश्न मना रहे थे। गाड़ी के शीशे नीचे होने के कारण हवा अंदर बड़ी ही सहूलियत से आ रही थी, जैसे उसने तमीज़ से अंदर आने की इजाज़त मांग रखी हो। तभी अबिका की नज़र धीरज पर गई, जो उसे ही देख रहा था, वो भी चोर नज़र से। तभी अबिका ने देखा कि उसके बाल उड़कर कभी धीरज के हाथों तक पहुंच रहे थे तो कभी उसके गालों तक। उसने बिना कुछ कहे देर किए बालों को उठाया और गोल गोल घुमाकर बड़ा सा जूड़ा बनाकर उन पर क्लचर की बंदिश सी लगा दी और झट से धीरज को सॉरी बोला। धीरज ने अपनी शरारत वाली मुस्कान से मुस्कुराना शुरू कर दिया, जो कि अबिका के दिल के तार को छेड़ देते थे। धीरज, जो कि इस सफ़र में खुद को एक बॉस की तरह ट्रीट नहीं होना चाहता था, उसने अबिका के बालों के जोड़ों को बड़े शरारती अंदाज में क्लचर से निकालकर उन्हें फिर से आज़ाद कर दिया और अबिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बस देखती रही और धीरज हंसने लगा। उसने अबिका से धीरे से कहा, कम ऑन अबिका, मैं कम से कम आज तो आपका बॉस नहीं बनना चाहता। लेट्स फ्रेंड। अबिका के चेहरे पर एक खूबसूरत सी चमक आ गई, जिसे आज उसने छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। आज अबिका धीरज की नज़र से कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि अपनी बगल में इतने पास से बैठे देखने का मौका भी तो धीरज को पहली बार मिल रहा था। बाहर होने वाली बारिश और विंडो से ठंडी ठंडी आने वाली हवा के कारण अबिका की आंख लग गई। भाई धीरज गाड़ी को कभी 80-100 की रफ्तार से हाईवे पर भगाए जा रहा था। हाईवे पर भागती दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगी, जिससे अबिका की आंख खुल गई। उसने देखा धीरज बड़ी ही तेज़ी से गाड़ी से निकलते हुए सामने लगी भीड़ तक पहुंचता है और पीछे पीछे अबिका भी। धीरज बड़ी ही तेज़ी में भीड़ को चीरता हुआ एक्सीडेंट प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां एक पिता अपने छोटे से बच्चे को बचाने के लिए भीड़ से लगभग भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने तुरंत उस व्यक्ति को उठाया और अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। उतनी ही तेज़ी के साथ अबिका भी आकर गाड़ी में बैठ गई और दोनों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले जो भी हॉस्पिटल पड़े वहाँ ले चलते हैं। वो बच्चा जो उस आदमी की गोद में था, उसके सर से लगातार खून बह रहा था। तभी अबिका ने अपना स्टॉल, जिससे वह कभी फेस कवर करती थी या कभी दुपट्टे के रूप में यूज़ करती थी, उसे उतारकर तुरंत ही बच्चे के सिर पर बांधने का इशारा किया। बच्चा बिल्कुल ही बेहोश हालत में बिना किसी मूवमेंट के पड़ा हुआ था, जिसे देखकर अबिका की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन अभी धीरज उसे चुप कराने में अपना समय वेस्ट नहीं कर सकता था। फिर भी उसने अबिका के हाथों पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। पीछे बैठा पिता अपने बच्चे को देखकर लगातार रोते हुए धीरज से विनती कर रहा था, माई बाप बचा लो मेरे बच्चे को, बहुत देर से मैं सबसे विनती कर रहा था। तभी धीरज ने हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी और अबिका को गाड़ी में ही रुकने के कहकर बड़ी तेज़ी से हॉस्पिटल के अंदर भागा, उस व्यक्ति को लेकर। इधर अबिका से रहा नहीं गया तो वह भी गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई। इमरजेंसी में तुरंत ही उस बच्चे को चेक किया गया तो पता चला सांसें चल रही हैं और सर के पीछे भाग में चोट लगी है, टाँका लगाना पड़ेगा। धीरज ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप पैसों की चिंता ना करें, बिल मैं भर दूंगा। तभी डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, जो हो सकता है वो हम करते हैं, आप परेशान ना हो। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर धीरज को बताया, टाँका लग गया है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, लेकिन बच्चा होश में आ जाएगा। वह आदमी धीरज के पैर पकड़कर रोते हुए कहने लगा, माई बाप
आप भगवान बनकर आए हमारे बेटवा के लिए, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। धीरज ने उसे झट से कंधे से पकड़कर उठाते हुए कहा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं काका, ये तो मेरा क्या हर व्यक्ति का धर्म है, ऐसे समय में किसी की मदद करना। धीरज का यह रूप देखकर अविका उस पर मोहित हो जाती है कि इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद इस व्यक्ति के अंदर जरा भी घमंड नहीं है। धीरज ने उस व्यक्ति को अपना नंबर दिया और कहा, बच्चा होश में आ जाएगा काका, कोई भी ज़रूरत हो और बच्चा ठीक हो जाए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर नम आँखों से फिर से धीरज का शुक्रिया अदा किया। धीरज ने ध्यान रखना कहकर बाहर निकलने लगा। उसने देखा अविका उसे अपलक देखे जा रही है। धीरज ने टाइम देखते हुए कहा, सॉरी यार, मेरी वजह से आप भी लेट हो गई अपनी शॉपिंग के लिए। अविका ने जवाब में कहा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आज आप ना होते तो न जाने क्या होता उस बच्चे का। आपने उसकी जान बचा ली। तभी धीरज ने कहा, जान बचाने वाले हम कौन होते हैं अविका, वो तो ईश्वर की मर्जी है, हम सब तो बस जरिया हैं। धीरज ने सबसे पहले आकर गाड़ी की बैक सीट पर लगे खून को साफ किया और अविका को बैठने के लिए दरवाज़ा खोल दिया और फिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, चलिए आज मैं भी कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ। अविका ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, यानी कि आप शॉपिंग पर नहीं कहीं और जा रहे थे? धीरज ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और कहा, एक मीटिंग थी ऐसे ही। अविका ने गैस करते हुए शरारत से मुस्कुराकर कहा, किसी के साथ डेट पर तो नहीं? इतना कहते ही धीरज ने उल्टा जवाब दिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो डेट पर ही चलते हैं, वैसे भी लॉन्ग ड्राइव पर तो हैं ही और मौसम भी। अविका अपनी ही कई बात पर झेंप जाती है और शर्म से नजरें नीची कर लेती है। इस वक्त अविका वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी धीरज ने अपने मोबाइल में उसकी स्माइल को कैद कर लिया और चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। बीते कुछ समय पहले हुए वाक़ये से बाहर निकलने के लिए धीरज ने अविका को चाय पिलाना बेहतर समझा। वही चाय जिसे वह कुल्हड़ में मिल जाए तो सुकून करती है। गाड़ी जल्दी ही एक ढाबे के सामने रुकी। बारिश होने के बाद जहाँ भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू और ठंडी ठंडी बूंदें मन मोह लेती हैं, वहीं अगर आपको किसी ढाबे पर मिट्टी के कुल्हड़ में अदरक वाली चाय मिल जाए तो उसे कहते हैं सोने पर सुहागा वाली बात। गाड़ी ढाबे पर रुकी तो जब तक धीरज गाड़ी का दरवाज़ा खोलता उससे पहले अविका खुद ही निकलकर बाहर आ गई। उसने धीरज की ओर देखा तो धीरज ने कहा, चाय पीकर चलते हैं फिर थोड़ी देर में। आई एम श्योर हम लेट नहीं होंगे। अविका ने मुस्कराकर कहा, जी बिल्कुल। चूँकि उस ढाबे पर धीरज अक्सर आता जाता था तो ढाबे के मालिक ने पहचानते ही खुद आकर पूछा, क्या लेंगे साहब? धीरज ने कहा, चाय ले आइए। तो ढाबे वाले ने कहा, पकौड़े के साथ? तो धीरज ने हंसकर हाँ कर दी। पास लगी कुर्सी पर अविका बैठकर उस बच्चे के बारे में सोचने लगी। तभी धीरज ने आवाज़ लगाई, अविका आपका सुकून। अविका ने जैसे ही पलट कर देखा, धीरज बड़े ही अदब में कुल्हड़ वाली चाय और पकौड़े लिए खड़ा था। अविका को हंसी आ गई। धीरज ने मुँह बनाते हुए पूछा, आप हंस क्यों रही हैं? तो उसने कहा, ये अदब से चाय का ट्रे लेकर खड़े होने का काम हम लड़कियों का होता है, असल में इसलिए। तभी अविका ने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं कुल्हड़ की चाय को सुकून कहती हूँ? तब धीरज ने बताया कि एक दिन वह भी कैंटीन गया था और आप वहाँ शिखा के साथ बैठी थीं और ऐसे ही चाय पर चर्चा हो रही थी। तभी पता चला कि आप चाय को स्पेशल कुल्हड़ की चाय को सुकून कहती हैं। अविका कुछ कह पाती इससे पहले ही धीरज ने कहा, आप शिखा को डांटना मत, मैं ठीक आपके पीछे वाली कुर्सी पर बैठा था, उसने मुझे देखा था लेकिन मैंने ही उसे चुप रहने का इशारा किया था। अब बेचारी करती भी क्या, सो वो चुप रही। दोनों ने चाय पी और धीरज ने पैसे दिए और झट से बड़ी अदब से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अविका आकर बैठ गई। सफ़र लगभग अपने मुकाम पर पहुंच चुका था और थोड़ी ही देर में गाड़ी लखनऊ के सहारा मॉल के सामने रुकी। धीरज ने अविका से उतरने को कहा और खुद गाड़ी पार्क करने पार्किंग की ओर बढ़ गया। अविका ने इंतज़ार करना बेहतर समझा। सामने से आते धीरज को देखकर उसने मन में सोचा, ये इंसान कितना अच्छा है, जिसका भी जीवन साथी होगा उसे फिर अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन मैं खुद के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? आखिर हैं तो वो मेरे बॉस ही।
धीरज के चुटकी बजाने से अबिका की तंद्रा टूटी और धीरज ने पूछा, कहाँ खो गई थीं आप? उसने नाम में सिर हिला दिया और कहा, कहीं नहीं। दोनों ने अपना अपना सेक्शन ढूंढा और शॉपिंग करने चले गए। हमेशा की तरह लड़कों को शॉपिंग करने में कहाँ देर लगती है। जो पसंद आया उठाया, ट्राई किया और बस डन। उधर अबिका जितने कपड़े सिलेक्ट करती, उन्हें ट्राई करती और खुद ही कंफ्यूज हो जाती कि अच्छा लग रहा है या नहीं। उसने अपने ऊपर एक ब्लू कलर की टी शर्ट डाल रखी थी और साथ ही पिंक कलर की शॉर्ट, जिसे पहनकर वह आईने में खुद को देख रही थी। तभी आईने में उसे धीरज दिखा, वो भी मुस्कुराता हुआ। अब तो अबिका सोचने लगी कि कहाँ जाएं, क्योंकि आज तक उसने इतने छोटे कपड़े पहने हुए किसी का सामना नहीं किया था, और वो भी धीरज के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वह शर्म से लाल हो रही थी। तभी धीरज ने उसे देखकर हाथों से इशारा किया कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। अबिका ने जैसे ही नज़रें नीची की, धीरज, जो कि कभी अबिका से कह नहीं पा रहा था कि वो उसे कितना पसंद करता है, उसने बिना कुछ सोचे अबिका के पास आकर बिल्कुल करीब से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं अबिका, आई लाइक यू। इससे पहले कि अबिका के मुंह से निकलता, पर उसने अबिका के होंठों पर अपनी उंगलियां रख दीं और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं पहले दिन से आपको बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। अगर आप भी मुझ पर यह एहसान करें तो। अबिका ने तुरंत ही अपने हाथ धीरज के मुंह पर रख दिया और इतना ही कहा, इसे एहसान नहीं कहते। अबिका उस वक्त चाह रही थी कि धीरज उसे गले से लगा ले। धीरज ने अबिका से बड़े ही अदब से उसे गले लगाने की इजाज़त मांगी और अपनी बाहों को फैलाकर पूछा, तो अबिका खुद ही आकर उसके गले से लग गई। एक पल के बाद ही धीरज ने उससे कहा, ऐसे ही वापस मत चलना, वरना लोग तुम्हें घूरेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अबिका ने पीछे हटते हुए धीरज के सीने पर एक घूंसा दे मारा। तब धीरज ने कहा, जल्दी करो, मेरा तो हो गया। तब अबिका ने कहा, हाँ बस मैं अभी आई। सिलेक्ट किए गए कपड़े लेकर जैसे वह ट्रायल रूम में गई, उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि धीरज भी उसे इतना ही पसंद करता है। आईने में खुद को देखकर ही वह बिलस करने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि यूँ धीरज का उसे पसंद करना केवल कुछ पल के लिए ही तो नहीं है, क्योंकि वो कहाँ और मैं कहाँ। इस ख्याल से ही उसके चेहरे का रंग फीका हो गया और उसने खुद से कहा, मुझे खुद को संभालना होगा, क्योंकि मुझ पर कोई उंगली उठाए ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है। इसी सोच के साथ वह कपड़े लेकर ट्रायल रूम से बाहर आ गई, जहाँ उसे धीरज अभी भी वेट करता हुआ मिला। अबिका को परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ अबिका, आप परेशान क्यों हैं? अबिका की खामोशी को धीरज ने बहुत कायदे से पढ़ लिया था। उसने तुरंत ही अबिका को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी जो कुछ भी तुमसे कहा वह मजाक है, या कुछ दिनों बाद मैं अपनी पसंद बदल दूंगा? नहीं अबिका, मैं आपके घर वालों से मिलना चाहता हूँ, आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। अबिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरज से अपने मन की बात कह दी, लेकिन मैं आपके काबिल कहाँ हूँ। मेरा परिवार बहुत साधारण है, मैं कोई अमीर बाप की बेटी नहीं हूँ जिसे आप पसंद कर सकें, और वो आपकी हैसियत के बराबर सब कुछ करके मेरी शादी आपसे कर दें। धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि आप मेरे काबिल नहीं हैं, और किसने कहा कि काबिलियत साबित करने के लिए आपका अमीर बाप की बेटी होना ज़रूरी है, और आपसे ये किसने कहा कि मैं जिससे शादी करूँगा उससे बहुत ज़्यादा खर्च करना होगा, वगैरह वगैरह। मैंने जितना भी आपके बारे में जाना है, आपने ये नौकरी, ये मुकाम अपने दम पर हासिल किया है। काबिलियत के लिए और क्या होना चाहिए? रही बात हैसियत की, तो अगर आप कहेंगी तो मैं आपके साथ मंदिर में भी फेरे लेने को तैयार हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो भगा के भी ले जाऊँगा। अबिका की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और अब तक वो धीरज को वैसे ही देखे जा रही थी। इस समय वो बस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन सी शुभ घड़ी थी जिसमें उसने भगवान से धीरज को मांगा था, और उसकी वो दुआ कबूल हो गई थी। धीरज ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया और कहा, आप ऐसे रोया मत करो, मुझे बुरा लगता है। अब बताओ घर कब जाना है? अबिका ने अपने सर को धीरज के सीने से सटा लिया और एक सुकून को महसूस करने लगी। धीरज ने भी उसे अपनी बाहों की गिरफ्त में जकड़ लिया और आश्वस्त किया कि आप हमेशा यहाँ सेफ हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ पल के बाद धीरज ने अपनी शरारत में आकर कहा, अब यूँ उठाकर ले चलूँ क्या आपके घर तक, या छोड़ोगी मुझे?
अविका ने मुस्कुराते हुए धीरज से खुद को दूर किया। दोनों ने वहीं के रेस्तरां में खाना खाया और फिर वापस अपने टाउन आ गए। अगले दिन काम पर लौटते हुए दोनों के चेहरे खिले हुए थे और दोनों के चेहरों पर एक सुकून की मुस्कुराहट थी। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही दोनों को बड़े झटके लगने वाले थे। ऑफिस पहुंचते ही जहां अविका के कान में किसी के कमेंट की आवाज़ गूंजी कि भाई किस्मत हो तो अविका जैसी हो, जिसे अपने ही बॉस के साथ शॉपिंग करने को मिल रहा है। अब शॉपिंग ही है या कुछ और भी, ये तो खुदा जाने। अविका के कान में ये बात गई तो अविका इतना तो समझ गई कि किसी ने दोनों को साथ में मॉल में देखा था। अविका इस बात से परेशान हो जाती है, लेकिन वह इस समय कोई रिएक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वह किसी दूसरे की बातों पर रिएक्ट करके उसके सच होने का प्रमाण नहीं देना चाहती। इधर धीरज जब ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि हमारे संगठन के टेंडर की गोपनीयता जानकारी किसी ने लीक की है, जिसके कारण इस साल पड़ने वाले टेंडरों की संख्या 0 हो जाएगी। यह सुनते ही धीरज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो आनन फानन में अपने अधीनस्थ सारे अधिकारियों की मीटिंग बुला लेता है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंग, और उसमें इतनी गहमा गहमी से अविका परेशान हो जाती है और जानने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसी के साथ काम करने वाले उसके बॉस के टीए ने उसे बताया कि आपको अभी तक नहीं पता चला कि यहाँ के टेंडर जो पड़ने वाले थे उसकी गोपनीय सारी जानकारी किसी ने लीक कर दी है। अब गाज तो सब पर गिरनी है, देखिए क्या होता है। मीटिंग दर मीटिंग के बाद आखिरकार कुछ अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों पर गाज गिरना तय हुआ, लेकिन किस पर, यह सिर्फ हाई कमान को ही पता था। उन लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड खंगाले गए जिनके नंबर पर टेंडर की कॉल आई थी। दुर्भाग्य से उनमें से एक अविका भी थी। न चाहते हुए भी अविका शक के दायरे में आ गई थी और पूछताछ के लिए उसका नाम सर्किल में था। लेकिन इस बात पर धीरज को जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि अविका ऐसा कुछ कर सकती है। फिर भी उसने उससे पूछताछ के लिए खुद ही जिम्मा संभाला और एक एक करके सबसे पूछताछ होना शुरू तय हुआ। पूछताछ शुरू होती इससे पहले ही धीरज के किसी ने कान भर दिए, वो भी किसी और के नहीं बल्कि अविका के खिलाफ। जो बात धीरज से कही गई थी उसमें अविका के कान के कच्चे होने की बात कही गई, और साथ ही यह भी कि उसका पारिवारिक बैकग्राउंड आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। शायद इसलिए अविका ने ऐसी गलती की हो। बात चाहे जो भी होती, लेकिन धीरज का दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि अविका कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच सकती है। खैर, पूछताछ का क्रम शुरू हुआ और जिसने कान भरा था और जिसके खिलाफ भरा गया था, दोनों की बारी बिल्कुल आगे पीछे थी। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। वह व्यक्ति अपने सवाल के हर जवाब में अविका को फंसाने की कोशिश कर रहा था, बजाय कि अपनी सफाई में दिए जवाब से अधिकारी को संतुष्ट करने की कोशिश। वह अधिकारी को यह नहीं बता पाया कि कार्यालय कार्यकाल के बाद टेंडरर ने उसे कॉल क्यों की थी और क्या बात हुई, क्योंकि नियम में था टीए को टेंडरर को कॉल करने और कॉल उठाने की अनुमति थी, जबकि पीएस के लिए इसकी अनुमति नहीं थी। अब बारी थी अविका की, जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगने वाला था, और उससे भी ज़्यादा कि उसे इसके लिए सफाई देनी पड़ेगी कि क्यों उसे किसी टेंडरर की कॉल आई थी।